हमारी मूल जीवन धारा का जो है एक हमारा स्रोत है, संसाधन है। और इस पूरे मूल संसाधन का स्रोत का जो बौद्ध संस्कृति है वो कहीं और से नहीं बल्कि भारत से आया हुआ है। तो जैसे हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी में का खा खा घ घ है, उसी तरह हमारे यहाँ का खा खा घ। तिब्बती लोगों ने, क्योंकि उनकी जान को खतरा था, लेकिन पूरे तिब्बती लोगों को ये सूचना भी थी कि आज रात 17 मार्च की रात को परम पावन यहाँ से जा रहे हैं। और ये सूचना इतना गोपनीय रहा कि कानों कान चीन के किसी भी व्यक्ति तक ये पहुंच नहीं पाए कि देखिए एक हमारे तिब्बती समुदाय का जो वर्ग है वो भारत जाएगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृति भाषा सब यहाँ सुरक्षित संरक्षित रहे, और दूसरा जो है हम लोग अपनी जमीन को हम पकड़ के रखें। तो ये एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग था, जो ये बात भी उनको बाद में समझ में आया। मसूरी में बिरला भवन में तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उनका स्वागत किया, औपचारिक तौर पर स्वागत किया। लेकिन नेहरू जी ने परम पावन जी से दो चीज बहुत स्पष्ट कहा। पहला ये कि महामहिम परम पावन दलाई लामा जी, आप जब तक चाहें भारत में आप हमारे विशिष्ट मेहमान के तौर पर रह सकते हैं, लेकिन दूसरी विषय जो है कि आपका ये जो सरकार जो है तिब्बती सरकार, ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक सरकार के भीतर दूसरा सरकार इसकी स्वीकृति नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आपका जो संघर्ष है वो राजनीतिक संघर्ष है, और राजनीतिक संघर्ष जो है तब मुनासिब है जब आपकी शिक्षा जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। हमारी संकल्प यह है कि तिब्बत में जो रह रहे इस स्थिति में जो तिब्बती लोग वहाँ हैं, उनकी पीड़ा को समझते हुए और परम पावन जी का जो मूल उद्देश्य है, ये दोनों चीजों को समझते हुए हम अपने व्यक्तित्व को, हम अपने संस्कृति को सुरक्षित रखें, ताकि पहचान में आए कि ये इस जाति का नहीं है, ये उस जाति का नहीं है, ये तिब्बती लोग हैं जिनका भारत में यहाँ आ करके, यहाँ रह करके ये लोग इस विषय को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। तो ये हम लोगों का मूल है। तो परम पावन जी समदो रिम्पोछे जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि विदेशी मुल्कों का, राष्ट्रों का तिब्बत के राजनीतिक विषय में समर्थन आवश्यक है, लेकिन तिब्बत का जो राजनीतिक सूर्य उदय जो है वो केवल और केवल भारत से ही संभव है। अब वो इस विषय को हमारे युवा कैसे समझते हैं वो उनको समझना है। और अब ये देखना होगा कि यहाँ जो हमारे युवा हैं, ये हमारे भारतीय समाज के प्रति या भारतीय लोगों के प्रति उनकी मानसिकता कैसी है। भले ही आपने बाल थोड़ा पीला किया हो, जीन्स फटे पहने हो, लेकिन वो एक बाहर का रूप है, लेकिन अंदर का भाव क्या है। भारत और पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो आपका समर्थन किस तरफ है। और जैसे भारतीय एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहा है तो ये शाहरुख खान का फिल्म है या किसी और का फिल्म है, किसकी तरफ आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है। तो और इसी तरह से इधर आपका चाउमीन रखा है, इधर डोसा रखा, वो उसमें से ज्यादा किसको मतलब पसंद करता है। तो ये सारे कुछ ऐसे विषय है जिसको मैं समझता हूँ कि हमारे जो आज के भारतीय युवा है, क्योंकि मेरे में और मेरे बाद की जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत फर्क है। नमस्कार। देश भर में तिब्बत के लिए अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जिग्मे जी है, तो तिब्बत के बारे में उनके साथ एक थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तिब्बत और भारत का रिश्ता क्या है, और तिब्बत का जो मूवमेंट है उसको कहाँ तक आ पहुँचा है और कहाँ रीच होना है, उसका भविष्य क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बढ़ेंगे। जिग्मे जी ये बताइए, तिब्बत का अगर हम याद करा तो तिब्बत उस समय 1959 में उस मार्च 1 to 10 ये जो 10 दिन का जो कालखंड था, वो हर भारतीय हो और देश ग्लोबली उस दिन को याद करते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस समय? नमस्कार। आज के इस डिजिटल मीडिया रिदम के जो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, उसको सराहते हैं, और आज आपके स्टूडियो में मुझे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, सुनील कुलकर्णी जी, यस जी, मैं हृदय से, और जो विशेषकर भारत में रह रहे जो तिब्बती वासी है और दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटका राज्य में, यहाँ समस्त तिब्बती लोगों की तरफ से और व्यक्तिगत में अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि हमें आज आपके स्टूडियो में आने का, न केवल आने का बल्कि एक मंच आपने जो प्रदान किया है, उस मंच के माध्यम से कुछ तिब्बत से जुड़े हुए विषयों पर प्रकाश डालने का मुझे अवसर मिला है। जैसे कि आपने पूछा
कि मार्च 1959 में और विशेषकर 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच का ये जो कालखंड रहा है, वो शायद उस पीड़ा को, उस कष्टदायक पीड़ा को यदि हम उसका स्मरण करते हैं तो वो कभी कभी शब्दों में व्यक्त करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। लेकिन आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए और जो पूरे विश्व में जो मानव जाति पर और मानव अधिकार से जुड़े हुए जो समुदाय हैं, जिनका समर्थन करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है उस घटना का विवरण बयान करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ये एक ऐसा दौर था जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे पड़ोसी मुल्क उधर पश्चिम के तरफ से जो चीन है, वो हमारे साथ इस तरह का भेदभाव खिलवाड़ करेंगे। और हमारा पूरा जो तिब्बत जनमानस है, तिब्बत का पूरा जो समावेश है, वो बौद्ध संस्कृति से संचालित है और बौद्ध संस्कृति ही हमारी मूल जीवन धारा का जो है एक हमारा स्रोत है, संसाधन है। और इस पूरे मूल संसाधन का स्रोत का जो बौद्ध संस्कृति है, वो कहीं और से नहीं बल्कि भारत से आया हुआ है। और 7वीं और 8वीं शताब्दी में उस समय के तिब्बत के जो नरेश थे, राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने अपने जो है मंत्रियों को, अपने विद्वानों को, विशिष्ट व्यक्तियों को भारत में जा कर के और भारत से जो है भारतीय जो वहाँ की शिक्षा है और विशेषकर जो बौद्ध शिक्षा है, उसका यहाँ अध्ययन किया। और यहाँ से आ कर के फिर तिब्बती लिपि का जो है उन्होंने जो है अनावरण किया। और इसीलिए अगर हम तिब्बती लिपि को अगर हम अध्ययन करते हैं तो जैसे हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी में का, खा, घा, घ, घ है, उसी तरह हमारे यहाँ का, खा, खा, मा है। तो ये देखिए एक पूरा समावेश जो है बहुत ही समतुल्य जाता है। और ऐसे दौर में जब हम एक तरफ 19 और 20वीं शताब्दी का दौर चल रहा था और जहाँ एक तरफ से पूंजीवादी और साम्यवादी का घेराव भी चारों तरफ से हो रहा था, उस समय चीन का एक ही नज़र था तिब्बत के ऊपर। और तिब्बत के बाद वो किसके ऊपर और अपनी जो है शिकंजा कसना चाहते थे, वो जाके उसके बाद ही समझ में आया। तो उन दिनों जो है परम पावन दलाई लामा जी, 14वें दलाई लामा जी जो है, वो 12, 13, 14 ऐसे वर्ष में उस समय का कालखंड था। और परम पावन 13वें दलाई लामा जी, उनका निधन जो है 1935 में हुआ था। उसके ठीक 2 साल बाद 1933 में हुआ था और 1935 में 14वें दलाई लामा जी का उनका जन्म हुआ। और जन्म के बाद जब ये 14वें दलाई लामा जी हो करके जब आए तो उनके कंधे पे बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बोझ था। और इस बोझ को वो समझते समझते जब 1945 और 1950 के समय तक आया तो पूरा चीन जो था साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी नीति के तहत उस चुंगल में आ चुका था। और यहाँ हमें बताया गया कि भाई आपके यहाँ जो युवा शक्ति है या युवा पीढ़ी है, 25 से लेकर 35-40 तक का जो उम्र है, उनको आप हमारे यहाँ भेजिए, उनको एक विशेष प्रशिक्षण देंगे, उनके जीवन को हम लोग बनाएंगे। लेकिन शर्त ये रखा गया था कि कोई भी अपने शस्त्र को लेकर नहीं आएंगे। तो यहीं से संदेह का जो है प्रश्न खड़ा होता था, क्यों उन्होंने 25 से 35 और 45 तक का एक समय का या आयु का जो रखा गया शर्त, और दूसरा शस्त्र क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं शस्त्र कहता हूँ तो वो एक ट्रेडिशनल शस्त्र होते हैं, जो ट्रेडिशनल वेपन्स या आर्म्स होते हैं। क्योंकि हम लोग नोमैडिक कल्चर से हैं तो वो ऐसे ही रखा रहता है। लेकिन उससे चीन के उस साम्यवादी विचारधारा में वो भय पैदा था कि कहीं ये लोग जो है विद्रोह पे ना उतर आए। तो ऐसे कालखंड में फिर 1950 से लेकर 55 तक उस बीच में 17 सूत्रीय जो है वहाँ पे संधि हुआ था 1951 में। और उसके बाद 1956 में 1956 में परम पावन दलाई लामा जी चीन में गए और चीन से जब बात हुई
तो चीन ने कहा कि देखिए, आपका जो यथावश जो आपका जो आधिकारिक क्षेत्र है वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन आपका जो आधिपत्य जो है वो चीन के अंदर रहेगा। लेकिन फिर हमें वो समझने में भी बहुत कष्ट हुआ, और समझने में कष्ट हुआ और व्यवहारिक तौर पर भी बहुत एक तरफ से चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ये बात होते होते जब हम 1959 के पहले तारीख से लेकर फर्स्ट मतलब 1 तारीख से लेकर जो 9वें तारीख तक का जो विषय जो आपने खड़ा किया, तो उस समय परम पावन जी के जीवन में खतरा पैदा होने लगा था। और ल्हासा में नोबुललिंगा पैलेस, जिसको ग्रीष्म हम लोग पैलेस बोलते हैं या समर पैलेस बोलते हैं, तो जब जहाँ नोबुललिंगा पैलेस में जब परम पावन जी थे, तो चीन का एक सैनिक दल आकर के परम पावन जी से कहा कि हमारी जो है परसों एक यहाँ सांस्कृतिक एक कार्यक्रम है जिसमें आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप 1-2 लोगों के साथ ही आपको आना है, दूसरा आपके सुरक्षा कर्मी जो है साथ में वो लोग नहीं आ सकेंगे। तब जब ये विषय सभी तिब्बती लोगों को समझ में आया, तो उनको लगा कि नहीं, अब उनका इरादा ठीक नहीं है। और फिर पूरे तिब्बती लोगों ने अब ये चिंता करना शुरू किया कि परम पावन जी के उनके जीवन पे, उनके काल में या एक खतरा पैदा का एक बहुत बड़ा घंटी है। लेकिन उसी रात को या उसी दिन को 10 मार्च को, तो पूरे तिब्बती जो है जितने भी हमारे तिब्बत के राजधानी ल्हासा में थे, उन्होंने वहाँ पे विद्रोह किया था। तो विद्रोह जैसे किया, तो उस विद्रोह को भी उन्होंने जो है किसी तरह से बल और किसी तरह से शस्त्र जो है उपयोग करके उस विद्रोह को उन्होंने अपने काबू में किया। लेकिन यथावश स्थिति जो है वो वहाँ का वहीं रहा। और जब ये 17 मार्च की जब घटना थी, तो परम पावन जी को बताया गया कि आपको इस तरह से कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है, लेकिन शर्त इस तरह से रखा गया है। लेकिन अब ये 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में जो ये कालखंड रहा, उसमें राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल बहुत हुआ और लोगों की बेचैनियाँ जो है और बढ़ गई। अब उनको लगा कि नहीं, अब वो चीन किसी भी तरह से जो है येन केन प्रकारेण जो है वो परम पावन के जीवन को ही नष्ट करना चाहते हैं। तो पूरा नोबुललिंगा पैलेस जहाँ परम पावन जी रह रहे थे, उसको चारों तरफ से घेर लिया तिब्बती लोगों ने, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। लेकिन पूरे तिब्बती लोगों को ये सूचना भी थी कि आज रात 17 मार्च की रात को परम पावन यहाँ से जा रहे हैं। और ये सूचना इतना गोपनीय रहा कि कानों कान चीन के किसी भी व्यक्ति तक ये पहुँच नहीं पाया। और इधर बगल में जो चीन का सैनिक का जो एक छोटा सा दल था जो वहाँ पे बैठे हुए थे टेंट लगा करके, उनको ये लगा कि परम पावन जी अभी भी अंदर में बैठे हैं, क्योंकि सब लोग घेरे हुए हैं। But then unfortunately His Holiness has already slipped from there, from the back entry. और जाने से पहले His Holiness ने, परम पावन जी ने, जो हमारे तिब्बत के जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, उस रिचुअल के हिसाब से उन्होंने भविष्यवाणी तय किया। तो वहाँ से उनके ऊपर जो है यही भविष्यवाणी आया कि अब समय आ गया है कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए और आपको जो है पूर्व की तरफ निकलना चाहिए। तो पूर्व की तरफ ल्हासा से देखा जाए तो वो भारत की तरफ देखा था। तो 17 मार्च को यहाँ से निकले। और फिर जब दूसरे दिन उनको समझ में आया कि परम पावन जी नहीं है अब, तो उन्होंने बमबारी शुरू कर दिया। लेकिन तो ये एक कालखंड जो है हमारे जीवन में कभी भी हमारे स्मृति से जो है खत्म होने वाला या मिटने वाला कोई स्मृति नहीं था। और जैसे कि आप जानते हैं कि तिब्बती लोग फिर उस समय से लेकर के जब दलाई लामा जी वहाँ नहीं रहे, तो सब वहाँ से निकलना शुरू है। लेकिन एक अलौकिक दृष्टि से या इस तरह से इनविजिबली एक सूचना ये भी थी कि देखिए, एक हमारे तिब्बती समुदाय का जो वर्ग है वो भारत जाएगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृति भाषा सब यहाँ सुरक्षित संरक्षित रहे, और दूसरा जो है हम लोग अपनी ज़मीन को वहाँ पकड़ के रखें। तो ये एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग था, जो ये बात भी उनको बाद में समझ में आया। जी, ये सब होने के बाद
ये अभी जो मार्च 10 को ये कार्यक्रम होता है जी देश भर में अलग अलग क्षेत्र पर होता जी है, जी। कर्नाटक में भी होता है। इसका संकल्प क्या है, आपका मोटो क्या है, इस कार्यक्रम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, तो 1959 में जब परम पावन जी भारत प्रवेश किए और 17 मार्च से जब वो वहाँ तिब्बत से निकले, 31 मार्च को यहाँ अरुणाचल पहुँचे, जहाँ आप बता रहे थे कि 2019 में आप गए थे, वहाँ यात्रा किए थे, वहाँ की आबो हवा से आप खूब रूबरू हुए थे। अब आप देखिए वहाँ का वेशभूषा, वहाँ की धार्मिक सोच और हमारी जो लोग यहाँ हैं, हमारी वेशभूषा धार्मिक सोच कितना मिलता जुलता है। तो यहाँ फिर अप्रैल के महीने में, मई के महीने में फिर परम पावन जी ने, क्योंकि यहाँ फिर ज़मीनी स्तर पर मौसम जो है और अच्छा होने लगा था, फिर परम पावन जी तेजपुर से होते हुए मसूरी पहुँचे। मसूरी में बिरला भवन में तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उनका स्वागत किया, औपचारिक तौर पर स्वागत किया। लेकिन नेहरू जी ने परम पावन जी से 2 चीज़ बहुत स्पष्ट कहा। पहला ये कि महामहिम परम पावन दलाई लामा जी, आप जब तक चाहें भारत में आप हमारे विशिष्ट मेहमान के तौर पर रह सकते हैं सॉरी। लेकिन दूसरी विषय जो है कि आपका ये जो सरकार जो है तिब्बती सरकार, ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक सरकार के भीतर दूसरा सरकार इसकी स्वीकृति नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आपका जो संघर्ष है वो राजनीतिक संघर्ष है, और राजनीतिक संघर्ष जो है तब मुनासिब है जब आपकी शिक्षा जो है वो आपकी अच्छी रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी संभव भारत सरकार कर सकता है, समर्थन दे सकता है, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। तब जा कर के सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन की रचना हुई। अच्छा, जिसको हम लोग केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन बोलते हैं। और वहाँ से शुरुआत के दिनों में 1959 से लेकर के 60, 65 और 66, 70 तक करीबन 6-7 स्कूल आए। मसूरी, डलहौजी, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब स्कूल आए, जहाँ हमें बताया गया कि हमें एक तरफ तिब्बती भाषा को सीखना है, दूसरी तरफ यहाँ की राष्ट्र भाषा को भी सीखना है। तो जहाँ हम लोग अपनी तिब्बती भाषा को सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी तरह हमने दीप जलाओ आज दिवाली रे वो भी सीखा। दूसरी तरफ हम अपनी भाषा में कि तिब्बत के राजा महाराजा 30वीं 4वीं शताब्दी से कौन कौन है, इधर हम लोग जो है फिर खूब लड़ी मर्दानी, वो भी झांसी वाली रानी थी, वो भी हम सीख रहे थे। तो एक पैरेलल हम लोग सीख रहे थे। और अब जैसे कि आज आपने पूछा कि हमारी क्या उद्देश्य है, जो संकल्प क्या है, हमारी संकल्प यह है कि तिब्बत में जो रह रहे इस स्थिति में जो तिब्बती लोग वहाँ हैं, उनकी पीड़ा को समझते हुए और परम पावन जी का जो मूल उद्देश्य है, ये दोनों चीज़ों को समझते हुए हम अपने व्यक्तित्व को, हम अपने संस्कृति को सुरक्षित रखें, ताकि पहचान में आए कि ये इस जाति का नहीं है, ये उस जाति का नहीं है, ये तिब्बती लोग हैं जिनका भारत में आ करके यहाँ रह करके ये लोग इस विषय को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। तो ये हम लोगों का मूल है। ये सभी करते हुए आपको तिब्बत का भविष्य क्या होगा, आपको क्या मन में आता है, फ्यूचर ऑफ द टिबेट क्या हो सकता है, उसके बारे में क्या बताते हैं? ये एक बहुत ही मूल और चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं जब भारतीय कॉलेज में या इंस्टीट्यूशंस में इस विषय के ऊपर जब प्रश्न आता है, तो मैं एक चीज़ उनको कहता हूँ, वो मेरे लायक नहीं है इस विषय का जवाब देना। वो हमारी यूथ को समझना है कि वो आने वाले कल को वो कैसे देखते हैं और उसे किसे समझते हैं। तिब्बत में अभी जो रह रहे तिब्बती लोग हैं, चाहे वो युवा हो या युवा से ऊपर का जो वर्ग है, ये लोग अभी भी तस के मस है। ये लोग अभी भी परम पावन जी को चाहते हैं कि वो अपने इस जीवन काल में वो वापस तिब्बत पहुँचे, उनकी दीर्घ आयु हो। लेकिन अब यहाँ जो निर्वासन में रह रहे हैं हमारे तिब्बती युवा है जो है, उनको ये
ध्यान में रखना होगा, ये तय करना होगा कि हमारा जो है, जैसे यहाँ मैंगलोर में आज आप देखेंगे करीब 350 से 400 बच्चे यहाँ पे युवा है जो यहाँ पढ़ते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। उन्हें ये तय करना हुआ कि खाली आप जो है अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जीविका के लिए काम कर रहे हैं, या इसके अतिरिक्त आपको एक और उत्तरदायित्व है, हाँ विजन है, जो जिसके लिए आपको काम करना है। यदि वो भाव आप में नहीं है तो भले ही हमारे प्रशासन जो भी कुछ करे ये सफल नहीं होगा। तो ये सब मैं समझता हूँ। इसीलिए ये विषय जो है प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी उन दिनों जब आप जो है धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल के जब प्रिंसिपल थे और उसके बाद वाइस चांसलर थे, तो समदून रिम्पोचे जी से उन्होंने एक बार दर्शन किया और एक संकाय, एक फैकल्टी का अलग से टिबेटन स्टडी करके, एक फैकल्टी ऑफ टिबेटन स्टडीज़ करके एक उस संकाय में रिम्पोचे जी, समदून रिम्पोचे जो उन दिनों टिबेटन यूनिवर्सिटी सारनाथ के वाइस चांसलर रहे थे, स्पीकर भी रहे थे हमारे निर्वाचन में संसद के, और हमारे जो है कशाक करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो कालून छिपा भी रहे थे। उनसे पूछा कि अब आप क्योंकि सेवा निवृत्त हो चुके हैं और यहाँ 6-7 साल हो करके आप इस तरह से बैठे हैं, तो तिब्बत की जो भविष्य जो है, राजनीतिक भविष्य जो है, पॉलिटिकल फ्यूचर, उसको आप कैसे देखते हैं? तो परम पावन जी समदून रिम्पोचे जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि विदेशी मुल्कों का, राष्ट्रों का तिब्बत के राजनीतिक विषय में समर्थन आवश्यक है, बिल्कुल, लेकिन तिब्बत का जो राजनीतिक सूर्य उदय जो है वो केवल और केवल भारत से ही संभव है। अब वो इस विषय को हमारे युवा कैसे समझते हैं, वो उनको समझना है। बिल्कुल वही बात पर आने वाला था जी। उस दिन का हो गया, परम पूज्य इधर आ गया, वो सब ठीक है, लेकिन आज का युवा भारत के बारे में क्या सोचते हैं, और जो रिलेशन बिटवीन द टिबेट एंड दिस वन भारत कैसा है, टिबेटियंस भारत का कैसे देखते हैं, उनके नज़र में भारत क्या है? इसीलिए मैं फिर भी यही कहता हूँ, जैसे आज उन दिनों अगर आप 10 से 15-20 साल पीछे जाएं तो हमारे जो टिबेटन स्कूल्स जो है, जो मसूरी में है, धर्मशाला में है, और अलग से जो है करीब 25 से 26 हमारे अलग अलग स्कूल्स हैं, तो वहाँ से 12वीं पास करके जब आते हैं तो एक तो उत्तर भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में, और कुछ जो है इधर आपके गुजरात के बड़ौदा यूनिवर्सिटी या बड़ौदा कॉलेज में, और कुछ जा कर के इधर आपके जो है भोपाल, इंदौर, फिर कोलकाता, लेकिन उससे भी एक बड़ा वर्ग जो है उन दिनों यहाँ चेन्नई में पढ़ते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे टिबेटन स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ मद्रास करके छात्रों का एक बहुत बड़ा समिति या एक संगठन है जो काफ़ी एक्टिव है। लेकिन आज 2023 और 24 में आते आते ये संगठन बहुत ही ना के बराबर है। लेकिन अब उसके जगह पे इधर आपका बेंगलोर, बीच में मैसूर, इधर मैंगलोर, यहाँ संख्या बहुत बढ़ गया है। और अब ये देखना होगा कि यहाँ जो हमारे युवा हैं, ये हमारे भारतीय समाज के प्रति या भारतीय लोगों के प्रति उनकी मानसिकता कैसी है। भले ही आपने बाल थोड़ा पीला किया हो, जीन्स फटे पहने हो, लेकिन वो एक बाहर का रूप है, लेकिन अंदर का भाव क्या है। भारत और पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो आपका समर्थन किस तरफ है, और जैसे भारतीय एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहा है तो ये शाहरुख खान का फिल्म है या किसी और का फिल्म है, किसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तो और इसी तरह से इधर आपका चाउमीन रखा है, इधर डोसा रखा, वो उसमें से ज़्यादा किसको मतलब पसंद करता है। तो ये सारे कुछ ऐसे विषय हैं जिसको मैं समझता हूँ कि हमारे जो आज के भारतीय युवा है, क्योंकि मेरे में और मेरे बाद की जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। इसीलिए अब हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों को इस तरह से समझाया भी गया है और हम लोगों ने उस परिसर में पढ़ाया भी है। तो अभी आज जैसे यहाँ मैंगलोर में पढ़ रहा है, अब मैंगलोर एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं। अब मैं कल रात को बीजापुर मैंगलोर 07033
उस पे ट्रेन से आया था, लगभग उसका 70 से 80% पूरा युवा था ट्रेन का। बिल्कुल। तो ये लोग यहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इतना मतलब यहाँ एक रोजगार से हो या शिक्षा से हो, इतना यहाँ के युवा आते हैं, जी। तो इसका कुछ जरूर कारण होगा। बिल्कुल। अब ऐसे परिसर में हमारे तिब्बती युवा जो है वो उसको, इस अवसर को कैसे देखते हैं, उनकी मानसिकता को कैसे समझते हैं, ये हम लोगों को देखना होगा जी। कि कितना उसका जड़ जो है जी। वो भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी जागरूकता है, उसको समझने की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज का हमारे स्टूडियो में आकर तिब्बत भारतीय संबंध क्या है, उनका संस्कृति क्या है, उसके बारे में बहुत सारी बातों को आपने रखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच।